हाँ भैया, अगर जल्दी से बताओगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? इफ आई से, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिखा पी ए ओवर बी, इसका मतलब क्या है? हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और क्या कंडीशन गिवन है इसमें? जब भी हम लिखेंगे पी ए ओवर बी, इसका मतलब क्या है कि हम ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब बी ऑलरेडी हो चुका है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड ना। हम कह रहे हैं कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी इवेंट हो चुकी है। तो इस सिंबल का मतलब है पी ए ओवर बी, का मतलब डिवाइड नहीं कर रहे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी इवेंट हो चुकी है, तब बताओ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसको बोलते थे हम क्या? कंडीशन प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कंडीशन लगा दी कि जब बी हो चुका है तब ए की बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता था जल्दी से। बताओ भाई, फॉर्मूला क्या था इसका? कोई भी बता दो। ऐसा लग रहा है सभी भूल गए हो भाई। कराया था या नहीं कराया था भाई? मुझे तो डाउट हो रहा है कि टॉपिक कराया भी था या नहीं कराया था। किसी को याद नहीं आ रहा सब क्या कराया होता था? था। हाँ बताओ बताओ क्या होता था, भूल गए फिर? ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? क्या होता था फॉर्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, भूल गए? ये बताया था फॉर्मूला। और अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ए हो चुका है, फिर कैसे लिखते थे? ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहेगा लेकिन नीचे क्या आएगा? पी ए आता था, याद है? ये दो फॉर्मूले बताए गए थे डिपेंडिंग ऑन की कौन सी पहले हो रही है इवेंट, उसके हिसाब से। तो अगर बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो फर्स्ट फॉर्मूला, और अगर ए हो चुका है और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो सेकंड वाला फॉर्मूला। क्लियर है? यस सर। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, यूनियन का मतलब पता है ना। फिर मैंने लास्ट बताया था एक इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बताया था कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भाई वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं है। मतलब जैसे एग्जांपल, कभी कभी क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई करा होता है कि भाई ये इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है, वो खुद बता देता है, लेकिन हर बार वो बोलता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि लिखा भी नहीं होता, तब भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जैसे मैं एक कॉइन टॉस करता हूं, उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस करता हूं, तो पहले कॉइन पे क्या आया और दूसरे कॉइन पे क्या आएगा, तो दूसरे कॉइन की प्रोबेबिलिटी पर जो भी आना चाह रहा है उस पर पहले से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मतलब पहले कॉइन पर क्या आया उससे सेकंड कॉइन पर क्या आएगा, इस प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं पड़ेगा। रीजन, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट कॉइन को टॉस करता हूं तो उस पर हेड या टेल जो भी आता है, लेट्स से मैं कहता हूं हेड आ गया उसमें, तो हेड आने के चांसेस कितने उस पर? 1/2। और जो सेकंड कॉइन होगा उसमें भी हेड आने के चांसेस क्या है? 1/2। तो पहले पर अगर मान लो टेल आता तब भी सेकंड कॉइन की प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होती है? 1/2। और अगर फर्स्ट पर हेड आ रहा है तब भी सेकंड कॉइन की प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है? 1/2 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड कॉइन की जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट कॉइन के इवेंट पर डिपेंड नहीं करती कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसी इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है? बताओ भाई, यस समझ में आया? यस यस ठीक है। तो फर्क कब पड़ेगा? तो पहली बात तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। तो मैंने अगर कहा कि दो पर्सन एग्जाम देने जाते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों एक दूसरे के पास नहीं बैठे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे, दोनों ने एक साथ प्रिपरेशन नहीं करी, तो मैं कहता हूं पहला ए पास होता है उसकी प्रोबेबिलिटी और जो बी पास होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या बी की पास होने की प्रोबेबिलिटी ए के पास होने पर डिपेंडेंट है या नहीं है? तो मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो, है ना। तो ये बात समझ में आती है। तो इसमें पेपर में लिखा नहीं होगा कि भाई ए और बी के पास होने की इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा अपने आप। कॉइन टॉस हो गया, डाई रोल हो गया, डाई रोल करना एक के बाद एक। अगर एक बैग में बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है, चलो बताना भाई, इसमें 5 पड़ी है रेड बॉल और 4 पड़ी है ग्रीन, तो अगर मैंने 2 बॉल निकाली तो 2 बॉल्स में कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो एक तो मैं ऐसे निकालूंगा, फर्स्ट तरीका है
2 balls are drawn with replacement 1 by 1। मैंने कहा इस बैग में से 2 बॉल निकालूंगा मैं, और 2 बॉल कैसे निकालूंगा, एक एक करके निकालूंगा, और विद रिप्लेसमेंट कंडीशन दे दी भाई, विद रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकालूंगा, उसको नोट करूंगा कलर को, वापस रख दूंगा, फिर दूसरी बॉल निकालूंगा। अगर ऐसा करता हूं और मैंने कहा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि बोथ रेड, दोनों के दोनों क्या आ जाए, रेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो मैं कैसे लिखूंगा इस बात को, ऐसे लिख दूंगा PR1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि आपको दोनों आप कह रहे हो रेड होनी चाहिए, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों बातें सच होनी चाहिए। और R1 R2 मैंने इवेंट मान ली कि पहली बॉल रेड आती है उसके लिए R1 लिख लिया, और R2 सेकंड रेड के लिए लिख दिया। ये जो मैंने R1 R2 लिखा है इट्स अप टू यू, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या सिंबल लिखना चाह रहे हो। तो जो इवेंट है उसको आप AB बोल सकते हो, EF भी नाम दे सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि PQ लिखना है, R1 R2 लिखना है या क्या लिखना है, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ ऐसा मान लिया करो जो जल्दी से समझ में आ जाए, जैसे R1 लिखा तो पता लग जाता है कि सर बोल रहे हैं पहली बॉल रेड की, पहली बॉल रेड आए इसकी इवेंट लिख रहे हैं। R2 लिखने का मतलब है कि सेकंड बॉल रेड आए इसकी इवेंट लिख रहे हैं। तो ये बात मतलब देखकर समझ में आ जाता है। नहीं तो अगर मैं A भी लिखूंगा तो मुझे पहले देखना पड़ेगा मैंने A किसको माना था, B किसको माना था। ठीक है, तो अब इसको मैं ओपन कैसे करूंगा। अब इंटरसेक्शन को ओपन करने का तरीका, या तो भाई मैं ऐसे लिखूंगा PR1 मल्टीप्लाइड बाय PR2, या तो ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, तो बताना कि कौन सा तरीका सही है लिखने का। अभी तो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लिखने का तरीका पूछ रहा हूं। ये तरीका पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है? सर दूसरे वाला। दूसरे वाला बेटा गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? दूसरे वाले में तो बेटा आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाली वो लगा दिया। आपने क्या बोला, R1 पहली बॉल रेड निकली, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड बॉल रेड निकली जब पहली बॉल रेड निकली है। तो जब पहली बॉल जो रेड निकली है उस पर तो वो डिपेंडेंट ही नहीं है। क्यों? विद रिप्लेसमेंट वाला है बेटा। जब आपने बॉल को सोच के देखो, जब आपने एक बॉल निकालकर उसको रिप्लेस कर दिया कलर नोट करके, तो जब आप सेकंड बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी पहली वाले की, पहली बॉल क्या आई थी उस पर डिपेंडेंट है या नहीं, सोचो। डिपेंडेंट है या नहीं बेटा? नो सर। नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने पहली बॉल निकाल के रिप्लेस कर दी फिर तो दोबारा रिस्टोर हो गई ना बॉल, फिर तो दोबारा टोटल 9 हो गई, सारी की सारी बॉल रिस्टोर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बॉल क्या निकली थी, अब सेकंड बॉल क्या निकलेगी, सेकंड बॉल की निकलने पर प्रोबेबिलिटी पर पहली बॉल का असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, ऐसे नहीं लिखते PR2 अपॉन R1। तो सिर्फ PR1 और PR2 दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। यही हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या था, फॉर्मूला था, क्या था, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स लेट्स से A एंड B, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन कैसे ओपन करेंगे, PA मल्टीप्लाइड बाय PB, मतलब PA की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में PB की प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो 3 इवेंट है A B और C, तो फिर PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, PA मल्टीप्लाइड बाय PB मल्टीप्लाइड बाय PC। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो फिर ये तो मैंने लिखने का तरीका बताया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बताओ क्या आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, PR1 और इनटू में कर रहे हो आप PR2। तो R1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, पहली बॉल रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जल्दी से बैक को देखकर बताओ। 5 रेड थी 4 ग्रीन, तो क्या होगी पहली बॉल रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी 4 5/4। वेरी गुड। नहीं, ऐसी बातें कर 5/9 रहे हो सॉरी। बेटा, 5/4 तो 1 से भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ 5/9, और सेकंड टाइम भी कितनी होगी पता है, अगर मैं सेकंड बॉल निकाल रहा हूं वो भी रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 बताओ भाई। अरे यार पहले क्वेश्चन आराम से सुन लो। देखो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने कहा था ये दो चैप्टर लिंक्ड है आपस में, और मैंने कहा था चैप्टर इजी है, कैलकुलेशन कभी भी हार्ड नहीं होगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है हो क्या रहा है। अगर आप वो समझ नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, तो आपने अगर इस बात को इग्नोर कर दिया जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला था, मैंने अंडरलाइन भी करा था, मैं कह रहा था भाई ये इस बात पे ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट। जब बेटा आपने रिप्लेस कर दी बॉल, उसके बाद आप कितनी भी बॉल एक एक करके निकाल लो, सारी इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि पहली बॉल क्या निकलती है, सेकंड बॉल पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर सेकंड बॉल क्या निकलती है, थर्ड बॉल पे क्या निकलेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप क्या करते हो, बार बार 9 बॉल में से ही निकालते हो। तो जो पहली बॉल निकली उसको अगर आपने वापस रख दिया तो पहली बॉल क्या निकली थी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
क्योंकि जो सेकंड टाइम में बॉल निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी पर पहली बॉल से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बॉल निकालकर अपने हाथ में रख ली, अब वो हाथ में जो आपके बॉल है वो रेड वाली है या ग्रीन वाली है, पहली बॉल, तो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। भाई अगर आपके हाथ में पहली बॉल रेड आई है तो रेड बॉल कम हो जाएंगी, तो सेकंड टाइम में जब आप बॉल निकालोगे तो रेड की बॉल की प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो वो 5/9 नहीं होगी, 4/8 हो जाएगी। लेकिन अगर पहली बॉल ग्रीन आई है तो फिर सेकंड बॉल के लिए फिर 5 बॉल मिलेगी, 5/9 आएगी। तो इसका मतलब पहली बॉल ग्रीन या रेड क्या है उस पर सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो मैंने कहा फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई सी भी बॉल निकाल लो, पहली बॉल अगर आपने ग्रीन निकाली उसको नोट करके आपने रख दिया तो ग्रीन अब दोबारा 4 हो गई और रेड 5 होगी दोबारा जो पहले थी, तो यानी फर्क ही नहीं पड़ा पहली बॉल क्या आई। आया बात समझ में? बोलो भाई इस बात को दोबारा एलाबोरेट करूं, समझाऊं, या आया बेटा समझ में, आगे बढ़े, बढ़ जा आगे। यस सर। तो फिर बता दो सेकंड बॉल रेड निकले, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं? विद रिप्लेसमेंट वाला केस है तो क्या लिख दूं? बोलो भाई बोलो, सेकंड बॉल भी रेड निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? यार आप इमेजिन क्यों नहीं कर रहे? इतना इजी क्वेश्चन है, आप इमेजिन करो कि सर कह रहे हैं पहली बॉल रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी सर ने लिखी 5/9, क्यों? 5 रेड है, टोटल 9 है, 5/9 फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। वो बॉल निकाल के आपने नोट कर ली, अब आपने उसको दोबारा रख दिया। अब ऐसे इमेजिन करो आप कर रहे हो तो आपने दोबारा क्या कर दिया, उस बॉल को रख दिया। अब दोबारा कितनी होगी बॉल? 5 रेड होगी, 4 ग्रीन होगी, फिर दोबारा वही की वही होगी। अब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ सेकंड भी रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी दोबारा कितनी होगी भाई? दोबारा 5/9 ही तो होगी बेटा, क्योंकि अब दोबारा 5 रेड है और टोटल 9 है। ये बात समझ आई? हाँ मानसी, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया सभी को ये ऐसा क्यों लिखा? यस सर। खत्म हो गया क्वेश्चन। यस सर। 25/81 आंसर हो गया मेरा, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये मैंने ऐसी इवेंट्स ली जिसमें रिप्लेस करा दिया। रिप्लेस कराने पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब जहां पर भी जिस क्वेश्चन में भी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए कि रिप्लेस करके निकाल रहे हैं एक एक बॉल, तो समझ जाना इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हर बार प्रोबेबिलिटी रेड की रेड जितनी थी पहली बार में उतनी दूसरी बार में रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने बोला सेकंड, यही दोबारा क्वेश्चन है कि आप रिप्लेस, मैंने रिप्लेस कराया था ना, अब मैंने क्या करा, रिप्लेस नहीं कराया, या चलो एक यही लेता हूं, रिप्लेस वाला ही लेता हूं। मैंने इस बार बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करो डिफरेंट कलर की हूं इस बार। मैं क्या कह रहा हूं कि दो बॉल निकाली विद रिप्लेसमेंट के साथ, वही क्वेश्चन है, विद रिप्लेसमेंट के साथ ही करा हमने, दो बॉल निकाली और इस बार मैं कह रहा हूं दोनों डिफरेंट कलर की हूं। तो कैसे कैसे हो सकता है? अब इसमें आपके दिमाग में आएगा सर पहली रेड दूसरी ग्रीन, ऐसे भी हो सकता है, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली ग्रीन है और दूसरी रेड। बात ठीक है नहीं? और यस जैसे सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कब करते थे, ऐड कब करते थे, याद होगा आपको? जब तक क्वेश्चन फिनिश नहीं होता मल्टीप्लाई चलता है, जब क्वेश्चन फिनिश हो जाता है एक और केस बनता था तो ऐड होता था। यहां पर भी वही है, प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन। एडिशन क्यों करा और मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे? जो रेड है और ग्रीन है फर्स्ट केस में उनमें तो मल्टीप्लाई होगा ऐसे। लेकिन जो दूसरा केस मैंने बनाया उसमें क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहली बॉल निकाल ली वो की रेड और सेकंड बॉल ग्रीन, तो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि दो बॉल निकल चुकी है। अब लेकिन एक और केस बनाया आपने कि भाई पहली वाली ग्रीन और सेकंड वाली रेड भी हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐड करा। बात समझ में? क्योंकि जब इसने ये बोला कि डिफरेंट कलर की हो दोनों बॉल, इसने ये तो बताया नहीं कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी, तो हम दोनों सिचुएशन मान के चलेंगे। अगर वो बता देता कि पहली रेड होनी चाहिए दूसरी ग्रीन, तो सिर्फ यही वाला केस लेते जो पहले वाला लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी भाई? 5 रेड थी 4 ग्रीन थी, तो पहली रेड निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख दूं? सो 5/9। सेकंड ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं? विद रिप्लेसमेंट वाला केस है। सो 4/9। बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या होगा? 4/9 और 5/9। 5/9। जब ऐड करोगे तो बेसिकली ये ट्वाइस हो गया। कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो डिफरेंट कलर की बॉल निकले दोनों बार में, इसकी प्रोबेबिलिटी 40/81 है। तो ये केस हमने समझा जब रिप्लेस हमने कर दिया। अब मान लो रिप्लेस नहीं करते, क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन है। 5 क्या है आपकी रेड है और 4 ग्रीन है और 2 balls आर ड्रॉन
at random without replacement. इस बार आपने रिप्लेस नहीं किया, तब कैसे करोगे? और क्वेश्चन पूछा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों रेड हो। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? फिर वही लिखूंगा पी आर वन इंटरसेक्शन आर टू, क्योंकि भाई आप दोनों कह रहे हो रेड हो। और अब इसको ओपन कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा पी आर वन, पहली बॉल रेड निकले, इनटू सेकंड बॉल भी रेड निकले, लेकिन क्योंकि पहली वाली बॉल क्या निकली है उस पर सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है, इसलिए ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, पेपर में तो आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हो। Yes, sir. ये तो मैं समझा रहा हूं कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग समझो। ये जो मैं लिख रहा हूं पी आर टू बाई आर वन, क्योंकि इस बार पहली बॉल क्या निकली थी उस पर डिपेंडेंट है सेकेंड वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो पहली रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9। लेकिन जो सेकंड बॉल So रेड निकले, 9. अब हाँ नहीं 9 क्यों होगा बेटा? 9 क्यों होगा? अब तो 8 हो जाएगी ना बॉल, और रेड भी एक कम हो चुकी है, तो रेड कितनी हो जाएगी? 4। तो इस बार 4/8 आएगा। 4. ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट है और एक एक बॉल कम भी हो गई है, तो रेड भी एक कम होगी, टोटल भी एक कम होगी। तो सेकंड बॉल जब निकालोगे आप, उसमें रेड निकले, जब पहली बॉल रेड निकल चुकी है, तो उसके हिसाब से हमने सिचुएशन को क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। टोटल बॉल 9 से 8 हो जाएंगी, और रेड जो थी वो 5 से 4 हो जाएंगी, इसलिए सेकंड टाइम में रेड की प्रोबेबिलिटी 4/8 होगी। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आया भाई सभी को समझ में? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन आया, बड़ा घुमा दिया उन्होंने। क्या करा? कई सारी बॉल दे दी उसने, ऐसे बोल दिया। अब ध्यान से तीसरे वाला तरीका देखना। मैंने रिप्लेसमेंट वाला करा दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला करा दिया। अब जो बता रहा हूं ये ध्यान से देखना। मान लो ऐसे आया, 5 रेड, 4 ग्रीन और 6 ले लेते हैं येलो, ये बॉल है। और मैंने क्या करा, इसमें से निकाली भाई कितनी बॉल? लेट से निकाली 4 बॉल निकाली। 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 बॉल निकाली इस बार। ऐसा तो वैसे रेयरली दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन, बट मैं ये इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तुम्हें समझ में आ जाए कि कब कैसे निकालना है। तो 4 बॉल्स अगर निकालते हैं एट रैंडम, देन और विदाउट रिप्लेसमेंट, भाई रिप्लेसमेंट नहीं किया, तो फिर क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट उन 4 बॉल में से मैं क्या देता हूं, 2 रेड होनी चाहिए, 2 रेड, 1 ग्रीन एंड 1 येलो। मैंने ऐसे बोल दिया भाई, उन 4 बॉल में से 2 रेड निकलनी चाहिए, 1 ग्रीन निकलनी चाहिए, 1 येलो। और मैंने ये भी नहीं बताया कि कौन से नंबर पे निकलनी चाहिए। भाई 2 रेड पहली और लास्ट फोर्थ भी निकल सकती है, और बीच में रेड और रेड की जगह सॉरी ग्रीन और येलो निकल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले येलो निकले, फिर ग्रीन, और बाकी की 2 रेड निकले। तो अब सोच के देखो, अगर मैं ऐसे करने बैठ गया तो ये जो मैं केसेस बनाऊंगा, पहले वाले में आपको याद आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर 2 केस बनाए थे, ये दिख रहा है, डिफरेंट कलर वाले में 2 केस बनाए थे, रेड ग्रीन और ग्रीन रेड। तो वहां तो 2 ही केस बन रहे थे, तो मैंने इजिली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे मैं फंस गया भाई। अब यहाँ पर तो मैं क्या करूंगा, पागल हो जाऊंगा करते करते। या तो वो सारे केसेस मैं लिखूं, भाई क्या होगा इधर उधर करके परमुटेशन लगाऊं, तो वो भी ठीक है, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट उसकी जगह एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूं तुम्हें, जो तुम फॉलो करना। क्या? जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस हो, एक से ज्यादा बॉल निकाल रहे हो आप, तो ऐसे करना। टोटल बॉल कितनी है भाई? टोटल बॉल है, काउंट करके बताओ जल्दी से कितनी है? So 15. 15। भाई 15 में से आपने कितनी बॉल चूज करी है? चूज मतलब निकाल रहे हो ना, सेलेक्ट कर रहे हो। कितनी बॉल सेलेक्ट कर रहे हो? 4। So 4. तो डिवाइड में क्या लिख देंगे? डिवाइड में हमने टोटल आउटकम लिख दिया भाई। 15 में से 4 बॉल कैसे कैसे चुनी जा सकती है, तो हमने चुन लिया। कितने तरह से चुनी जा सकती है? 15C4, ये तरीके हैं चुनने के, चुन लिया। अब न्यूमरेटर में वो लिखना है जो फेवरेबल आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स में आपको 2 चाहिए रेड, 1 चाहिए ग्रीन और 1 चाहिए येलो। तो मुझे एक चीज बताओ, रेड कितनी है? 5 है। तो 5 में से 2 रेड चुनने के तरीके कितने? 5C2। क्या पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया 4 बॉल का? नहीं। जब तक 4 बॉल का सिलेक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लाई चलता है, मल्टीप्लाई। अब येलो कितनी है? 1 येलो और 1 ग्रीन, तो 4 में से 1 ग्रीन और 6 में से 1 येलो। क्वेश्चन खत्म हो। आया बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. तो ये भाई, ये क्या हुआ?
इजी हो गया क्योंकि एक ही बार में निकल आएगा, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो सारे केसेस लिखने पड़ेंगे भाई। रेड रेड ग्रीन येलो, फिर रेड रेड येलो ग्रीन, फिर रेड येलो ग्रीन रेड, फिर रेड ग्रीन येलो और रेड। तो अब सोचो मैं बोल रहा हूं उसी में इतना कंफ्यूजन हो रहा है, और उसमें से भी क्या हो सकता है, एक आधा केस कोई छूट सकता है, हो सकता है मैं मिस कर दूं कोई केस। तो जब लेकिन प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे तो आंसर सेम आएगा, मतलब इसका आंसर निकाल लो और उन सभी केसेस को ऐड करके निकाल लो, आंसर सेम आएगा। इसको मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, देखो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन जो करा था हमने, इसको मैं और एक और तरीके से करके दिखा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट कलर वाला, डिफरेंट कलर वाले में देखो क्या करा हमने, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में लगेगा ही। तो अगर डिफरेंट कलर था तो मैं ऐसे कर सकता था, डिफरेंट कलर का मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई एक रेड चाहिए और एक ग्रीन। तो कितनी बॉल थी इसमें टोटल, 9 थी, तो 9 में से 2 बॉल निकाल दो, 9C2। न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, 5 में से आपको एक रेड चाहिए और 4 में से एक ग्रीन चाहिए। इसका भी आंसर सॉल्व कर लो, यही आएगा जो 40/80 बना रहा है, करके देख लो बेशक से। 5C1 5 आता है, 4C1 4 होता है, 9C2 जब सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 8 और फैक्टोरियल 2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो 2 ऊपर जाकर क्या बन गया दिख रहा है, 40/80 बनी आएगा आंसर। आई बात समझ में? तो इसमें क्या हुआ, आपको केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉम्बिनेशन लगाता हूं, कोई बच्चा बोलेगा सर 5C1 4C1 फिर एक और लिखो 4C1 और 5C1, तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, दो चीजों को सेलेक्ट करते हैं, उसमें पहले रेड आ रही है ग्रीन आ रही है या ग्रीन आ रही है रेड आ रही है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो मैंने लिखा है 5C1 इंटू 4C1 और डिवाइड बाय 9C2, इसमें वो दोनों केसेस आ गए जिसमें एक रेड बाद सेकंड वाली ग्रीन आई होगी और जिसमें पहली ग्रीन और सेकंड रेड आई होगी, वो केसेस दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। तो आप ऐसे मत सोचना कि फिर अब उल्टा भी लिख दें एक बार और, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने यहां पर करा, मैंने यहां पर सिर्फ ये सिंगल लिखा कॉम्बिनेशन लगाकर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल। अब मैंने ये नहीं करा कि पहली रेड आ रही है दूसरी येलो आ रही है, वो मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया कि भाई 5 में से 2 कहीं पर भी आ जाए, रेड आनी चाहिए, 4 में से कोई एक ग्रीन आनी चाहिए और 6 में से कोई एक येलो आनी चाहिए। और डिवाइड में क्या कर दिया, 15C4, 15 में से कोई भी 4 बॉल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन इतने। तो इसमें वो सारे केसेस अब इन्वॉल्व हो गए कि जहां जहां पे रेड, जहां जहां पे ग्रीन, जहां जहां पे येलो आ सकता है, वो सारे पॉसिबल केसेस इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया? मैंने क्या बोला, विद रिप्लेसमेंट वाले में इंडिपेंडेंट इवेंट होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट होगा। और अगर एक से ज्यादा बॉल निकाल रहे हो तो कॉम्बिनेशन लगाकर कर लेना, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन बताओ, अ बैग कंटेन, अ बैग कंटेन, उसमें ऐसे हैं 4 वाइट हैं, 7 ब्लैक हैं और 5 रेड हैं। और फिर बोला इसमें 4 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, बोला है, ध्यान से सुनना, विद रिप्लेसमेंट। तो जैसी तुम्हें ये वर्ड सुनाई दे विद रिप्लेसमेंट, दिमाग में क्या आ जाना चाहिए एकदम ही, कैसे इवेंट्स हैं भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक एक करके जो बॉल निकालूंगा विद रिप्लेसमेंट, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, मतलब पहली वाली की प्रोबेबिलिटी से दूसरी वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल बॉल हमेशा टोटल जितनी है उतनी रहेंगी, 4 ही व्हाइट रहेंगी, 5 ही ब्लैक रहेंगी और 5 ही रेड रहेंगी, कोई कम भी नहीं होगी, क्योंकि हर बार जब रिप्लेस कर दोगे टोटल बॉल रिस्टोर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 आर व्हाइट। उसने कहा 4 में से, वो कह रहा है कम से कम 2 क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। तो जब कम से कम वर्ड आ जाता है तो आपको पता है कम से कम का मतलब होता है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 तक भी जा सकती है व्हाइट। ठीक है, क्योंकि 4 व्हाइट हैं उसमें, तो चारों की चारों भी व्हाइट आ सकती है। तो या तो मैं ये करूं कि 2, 3 और 4 वाले व्हाइट वाला केस बनाऊं, या फिर मैं 1 में से माइनस कर दूं, 0 व्हाइट 1 व्हाइट, सिर्फ 2 ही केसेस। तो ज्यादा बेटर कौन सा है, 3 केसेस ऐड करना या 1 में से 2 केसेस माइनस करना, बताओ, ये तुम्हारे ऊपर है, क्या करना चाहते हो तुम? तो सब्ट्रैक्ट करके इजी रहेगा। भाई तो 2 तरीके मैं फिर भी बता रहा हूँ भाई, या तो आप ऐसे करोगे 2 व्हाइट और 2 नॉन व्हाइट, है ना भाई, 2 व्हाइट आएंगी 2 नॉन व्हाइट। नॉन व्हाइट का मतलब हो गया कि दोनों की दोनों ब्लैक भी आ सकती है, नॉन व्हाइट दोनों की दोनों रेड भी आ सकती हैं, और व्हाइट सॉरी ब्लैक और रेड भी आ सकती है एक एक। या फिर ऐसे करूंगा मैं, 1 में से 1 में से क्या करूं, जो नहीं होना वो निकाल देते हैं। क्या क्या, 1 में से मैं कह देता हूं 0 व्हाइट
और 1 वाइट। अगर मैंने 1 में से 0 वाइट वाला प्रोबेबिलिटी और 1 वाइट वाली प्रोबेबिलिटी हटा दी तो मेरा आंसर तब भी वही आएगा। तो मैं दोनों से देखो करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ भाई आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो पहले वाला तरीका आजमा रहे हैं। क्या था पहले वाला? है भाई 2 वाइट एंड 2 क्या होनी चाहिए? नॉन वाइट। अच्छा, मैंने 2 नॉन वाइट जो लिखी है उसमें मैंने ये नहीं लिखा कि भाई ब्लैक आ रही है दोनों की दोनों, रेड आ रही है दोनों की दोनों, या ब्लैक और रेड आ रही है एक एक। नॉन वाइट का मतलब है उन 12 में से आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें याद होगा बताया था, जब भी एक से ज्यादा बॉल निकालो कॉम्बिनेशन लगाकर करना, नहीं तो तुम केसेस बनाते बनाते थक जाओगे। अब इसमें अगर मैं ऐसे केस बनाऊं कि 2 वाइट, वो तो कंफर्म है, फिर मैं कहूंगा दोनों की दोनों ब्लैक, एक तो ये केस बनेगा। दोनों वाइट दोनों रेड, ये एक केस बनेगा। और एक केस बनेगा 2 वाइट एक ब्लैक और एक रेड। तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो उसमें 3 केसेस बनाने पड़ जाएंगे। वो ना बनाकर मैं क्या करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, टोटल बॉल कितनी है? अच्छा, तो इसमें एक इसमें गड़बड़ होगी। इसमें कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? जल्दी से बताओ। अगर विद रिप्लेसमेंट वाला केस है तो कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं इसमें? लगाएं या नहीं लगाएं भाई? बताओ भाई, कॉम्बिनेशन लगेगा या नहीं लगेगा? नो सर। नहीं लगेगा भाई, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो वो एक सिलेक्शन होता था जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता था। हम लाइक सेलेक्ट कर लेते थे, एक आने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जितनी भी बॉल है वो सेलेक्ट करते थे, उसमें रिप्लेस नहीं करते थे। तो कॉम्बिनेशन तो नहीं लगेगा इसमें। तो फिर कैसे करेंगे? कैसे करें? 2 वाइट 2 नॉन वाइट, कैसे स्टार्ट करें फिर इससे? अब इसमें तो मेरे को केसेस बनाने पड़ जाएंगे, है कि नहीं? बताओ भाई, केसेस बनाने पड़ेंगे ना इसमें। तो केसेस क्या बनेंगे बताओ? केसेस क्या बनेंगे? केसेस क्या बनेंगे? 2 वाइट एंड 2 ब्लैक, ऐसे मान लेता हूं। 2 वाइट इंटरसेक्शन 2 रेड, और 2 वाइट इंटरसेक्शन 1 ब्लैक और 1 रेड। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं कैसे होगा। पहले दोनों वाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और मैं मान लेता हूं ऐसे आ रहा है, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक। अच्छा, इसको कितने तरह से अरेंज करा जा सकता है? याद आ रहा है परमुटेशन का फॉर्मूला? अगर आपके 4 लेटर हैं जिसमें 2 वाइट 2 ब्लैक, 2 मतलब W और 2 B सेम है, तो उनको कितने तरह से रीअरेंज कर सकता हूं मैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, याद आ रहा है? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यस प्लस प्लस 2 वाइट दोनों के दोनों रेड, इसके लिए भी वही 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और प्लस 2 वाइट 1 ब्लैक और 1 रेड, इसके लिए क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिर्फ 2 फैक्टोरियल, राइट? 2 ठीक है फैक्टोरियल। भाई, यस सर। चलो अब प्रोबेबिलिटी तो मुझे पता ही है। पहले वाली वाइट की होने की चांसेस कितने हैं? वाइट कितनी थी भाई? वाइट थे हमारे 4 7 और 5, 4 7 5, लिख लेता हूं। ये थे हमारी बॉल, तो 4 वाइट थी, तो 4 वाइट टोटल कितनी है? 16। अच्छा, पहली वाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/16। सेकंड वाइट आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बताएगा? सेकंड भी वाइट आई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? रिप्लेसमेंट वाला केस है, 4/16 ही होगी। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/16। दूसरी ब्लैक की भी कितनी होगी? 7/16। इनटू में क्या कर रहे हो आप? 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 को 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करा, कितना आएगा? 6 आएगा। प्लस फिर दोबारा 4/16 4/16, रेड की प्रोबेबिलिटी 5/16 5/16, इनटू में दोबारा 6, और प्लस लास्ट 4/16 4/16 इनटू ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/16, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/16, और इनटू में क्या होगा इस बारी? 24 और डिवाइड बाय 2, इस बार 12 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो एक काम करो, पहले कुछ कॉमन ही ले लो। ये तो ऐसे लिख लो 1/4 1/4 आ गया, ये तो काट दो। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लो। क्या कॉमन ले ले बताएगा कोई? भाई 1/4 1/4 1/16 और 1/16, ये तो कॉमन आ गया पूरा का पूरा। अब ऊपर न्यूमरेटर में जो आता है वो लिख दो। क्या लिखे बताओ? 7 × 7। अच्छा, 6 भी कॉमन ले सकते थे ना? 6 भी कॉमन ले सकते हैं, किसमें से? 6 6 और 12 में से 6 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 7 × 7 49 बचेगा, प्लस 5 × 5 25 बचेगा, और 7 × 5 35 होता है, लेकिन 12 में से 2 भी बचा, तो 35 × 2 कितना होगा? 70। क्लियर है भाई?
Yes. तो ये आ गया 6 इंटू, ये तो 1 ही हो गया, 6 डिवाइड बाय क्या है 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 16, और ऐड अप करके बताओ जल्दी से ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में ऐड कर दो भाई, क्या आ रहा है 45 124. 124, 70 50 हो गया तुम्हारा 120। एक मिनट 124 नहीं भाई, क्या कैसे आ गया 124? 124 आएगा या 1, क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है Sir, 144. भाई? 49 25 और 70 ऐड कर रहे हो आप, 14 1 कैरी, ये सर हो गया 144 आ रहा है। 144 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब काट दो भाई, जो कटता है काट दो। क्या क्या कटा? 16 9 जा होता है, कट गया पूरा। और क्या कट सकता है? बस, या और भी कुछ कटेगा? क्लियर है? 6 से काट देते हैं, बताओ क्या काटते हैं? 6 3, और ये काट देते हैं, इससे काट देते हैं 2, बस, और तो कुछ नहीं कटेगा ना। तो 27 आ रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 16 इंटू 8 कितना होता है 48, 4 कैरी 128, राइट? ये आएगा। 128. तो Yes, sir. 27 डिवाइड बाय 128 इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. किसी को डाउट हो तो इसमें पूछो भाई, कुछ नहीं आया तो समझ में। नो क्लियर है सर। सभी को? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं वैसे करता, कैसे? 1 में से P0 मतलब एक भी वाइट ना हो, और P1 एक वाइट हो, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं भाई? अगर एक भी वाइट नहीं चाहिए, इसका मतलब है एक भी वाइट नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? पहली भी नॉन वाइट आनी चाहिए, दूसरी भी नॉन वाइट, तीसरी भी, चौथी भी, सारी नॉन वाइट आनी चाहिए। तो अच्छा, जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन करा उसको थोड़ा सा मैं इजी नहीं बना सकता था? कैसे? अगर हमने बोला 2 वाइट, अच्छा एक गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। अरे ये तो भाई एक ही केस सॉल्व हुआ है अभी तो आपको और क्या करना है? ये तो 2 वाइट वाला है, 3 वाला भी तो निकालना और 4 वाला भी निकालना है ना? है कि नहीं? ये तो सिर्फ 2 वाइट वाला केस आया अभी। आपको क्या करना है इसमें? 3 वाला भी लेना है, एक नॉन वाइट, और प्लस चारों की चारों वाइट वाला भी केस लेना है भाई। तो यानी अभी तो और केसेस ऐड होंगे इसमें। तो ये बात समझ में आई, माइनस वाला ज्यादा बेटर है कि नहीं? अगर मैंने बोला होता एग्जैक्टली 2 वाइट तो यही होता, लेकिन अगर एटलीस्ट 2 वाइट है तो 2 वाला ये आया आंसर, फिर 3 वाला भी करना है और 4 वाला भी करना है, वो तो टफ हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 1 माइनस वाली अप्रोच लगाते हैं। तो 1 माइनस वाले में क्या करेंगे हम? एटलीस्ट 2 वाइट थी ना, तो हमने क्या कर दिया, 0 वाइट या 1 वाइट वाला केस माइनस कर दिया। तो मुझे बताओ 0 वाइट का मतलब क्या है? कि चारों की चारों क्या होनी चाहिए? ऑल 4 नॉन वाइट होनी चाहिए। और 1 वाइट का मतलब है 1 वाइट हो, बाकी की 3 जो हो वो नॉन वाइट हो। तो 1 माइनस, जल्दी से बताओ क्या लिखूं? फर्स्ट, चारों वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। वाइट थी कितनी? वाइट थी भाई 4, तो क्या आएगा 4/16 4/16 4/16 4/16, यही आएगा ना विद रिप्लेसमेंट। और तो कोई केस बनेगा ही नहीं। Sir, non-white करना है Minus- हमने. अरे यार हाँ, नॉन वाइट लेना, मैंने वाइट ली थी सारी की सारी। तो नॉन वाइट कितनी है भाई? अब नॉन वाइट का क्या मैं केस बनाऊं या डायरेक्टली कर दूं? ऊपर जो हमने करा वो लेंथी बना दिया भाई हमने क्या कर दिया, रेड और वो काउंट कर लिया। इससे अच्छा नॉन वाइट ही काउंट कर लेते डायरेक्टली। नॉन वाइट में टोटल लिख देते एकदम ही। क्या चारों के चारों नॉन वाइट, मतलब नॉन वाइट है कितनी टोटल? नॉन वाइट है भाई 12 है। 12. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई इन 12 में से कोई पहली एक बॉल आई, फिर नेक्स्ट में से भी इनमें से ही आए, नेक्स्ट में से भी और नेक्स्ट में से भी। ज्यादा बेटर नहीं है? इंस्टेड ऑफ Yes. डूइंग कि पहले ब्लैक आए सारी की सारी, रेड आए सारी की सारी, फिर तुम्हारा पागल हो जाऊंगा करते करते। तो मैंने क्या बोला था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और इसमें काउंटिंग कैसे करनी है भाई, आपको ये सोचना है कि इजी किससे होगा। अगर आपने 4 नॉन वाइट जैसे मैंने ऊपर काउंट करा ऐसे करने बैठ गए तो फिर बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। 4 नॉन वाइट में ऐसे होगा, चारों की चारों रेड आ गई, चारों की चारों ब्लैक आ गई, 2 रेड 2 ब्लैक, 1 रेड 3 ब्लैक, फिर वही काउंटिंग करते करते पागल हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा भाई, चारों की चारों नॉन वाइट चाहिए, तो 12 है नॉन वाइट, उन 12 में से कोई भी आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसमें कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि चारों के चारों नॉन वाइट है, तो अरेंजमेंट एक ही तरीका है बस, माइनस। अब बताओ एक वाइट होनी चाहिए। अब एक वाइट अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/16,
और बाकी की 3 नॉन वाइट मतलब 12/16, 12/16 और 12/16। अब मुझे बता दो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इस वाले को, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किसी से, किससे? 4 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 4 बॉल हैं, जिनमें से आपने 3 नॉन वाइट जो निकाली उसके फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड भी तो होगा। क्लियर है? यस सर। तो यानी ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, बेटा ये सभी को क्लियर है ना? क्योंकि एक वाइट और बाकी की नॉन वाइट है 3। तो अब इनको इधर उधर भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता था कि पहली बॉल वाइट आती और बाकी 3 नॉन वाइट, ऐसे भी हो सकता था कि पहली नॉन वाइट फिर वाइट और बाकी की दो नॉन वाइट। तो ऐसे जब सॉल्व करोगे तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 आएंगे, क्योंकि वाइट जो है वो चारों पोजीशन पे आ सकता है, इसलिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ पहले तो भाई, ये 3 4 3 4 तो आपको एक चीज तो दिख गई 4 का, और ये 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काट के मैं 4 ही लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला 4 सेकंड वाले में और नीचे से एक 4 कट रहा है, मैं काट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सीधा का सीधा इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके, और इन दोनों में से एक काम करो, क्या कॉमन ले लो, 4 की पावर 4 कॉमन ले लो, कितना होता है 4 की और 4, 256 कॉमन ले लिया। तो मैंने और 3 की पावर कितनी कॉमन आ सकती है, 3 की यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर 4 है, तो 3 का क्यूब 27 भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक तो बचेगा 3 बचेगा यहाँ पर 3/1, और प्लस प्लस इसलिए क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन लिया, क्या बचेगा 4/1, ठीक है भाई, 7 बचेगा, यानी कि तो 1 माइनस क्या बचा हमारा, 1 माइनस 27/256 इंटू 7 बचा। अब सॉल्व करके बता दो क्या आएगा, 1 माइनस 7 7 जा 49, 4 कैरी 189 डिवाइड बाय 256, कितना आएगा 256 माइनस 189 कितना होता है भाई 67, 256 माइनस 89 भाई, 256 में से 200 माइनस कर दिया 56, 56 में 11 ऐड कर दिया जो एक्स्ट्रा 67, तो ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने एक जेई लेवल का एक क्वेश्चन डायरेक्टली करा दिया, वो भी हार्ड वाला मतलब भाई जिसमें बच्चे घूम जाते हैं। जैसे मैं क्या क्या बता रहा था, गड़बड़ क्या करेंगे बच्चे जब काउंटिंग करने बैठेंगे, तो पहली बात तो ये 1 माइनस वाला नहीं करेंगे, वो वैसे ही करेंगे, दो वाइट 3 वाइट 4 वाइट, तो कैलकुलेशन लंबी हो गई, उसमें भी चलो कर लिया आंसर आ जाएगा। अब अगर ऐसे भी कर सकते हैं, वन में से क्या किया 0 वाइट और 1 वाइट वाला केस माइनस कर दिया, लेकिन जब 0 वाइट वाला केस माइनस किया तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, वो सोचने बैठ जाता है कि भाई चारों की चारों ये तो पक्का है कि वाइट नहीं होगी, तो चारों की चारों वो सोचता है ब्लैक भी हो सकती है, वो वाला केस बनाएगा, चारों की चारों रेड वाला केस भी बनाएगा, फिर 2 रेड 2 ब्लैक, 1 रेड 3 ब्लैक, 1 ब्लैक 3 रेड, इतने सारे केसेस बनाएगा वो। तो फिर क्या होगा, वहां पर उसकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी कि पक्का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देगा, या टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा कि सॉल्व भी ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई जब आपने बोला 0 वाइट, तो इसका मतलब है 12 के 12 जो नॉन वाइट है उनमें से कोई भी आ जाए, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेड ले रहे हो ब्लैक ले रहे हो, उन्हीं में से कोई आना चाहिए। तो इसलिए मैं 12 बाय लिखूंगा, मैं ऐसे सेपरेट करके नहीं करूंगा कि भाई 4 वाइट और 4 रेड या 4 ब्लैक, केसेस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट आई होप समझ में आ गया होगा सभी को भी क्या है। ठीक है, यस सर। और मैंने बोल दिया विद रिप्लेसमेंट, जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना भाई ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस है, मल्टीप्लाई होती है डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पर क्या है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन। चलो एक आधा क्वेश्चन और देता हूं फिर बताता हूं बेस थ्योरम। क्वेश्चन है, मान लो मैंने कहा ए इवेंट है दैट ए पास एग्जाम, और बी इवेंट है बी पास एग्जाम, और दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब नाम से समझ, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई दोनों एग्जाम देने जाते हैं, पास हो जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी, इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मैंने क्वेश्चन दिया और दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है लेट्स से 0.4, बी के पास होने की दे रखी है 0.7। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट बोथ डू नॉट पास साइमल्टेनियसली। मैं कह रहा हूं कि दोनों पास ना हो जाए एक साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या निकालना चाह रहा हूं मैं? Excuse me, sir. I have a doubt.
हाँ बेटा बोलो। सर मुर्गी है पहले की अंडा। दोबारा बोलो बेटा, आवाज कट रही है तुम्हारी। हाँ भाई, तो बताओ, बोथ डू नॉट पास साइमल्टेनियसली, क्या करना है यानी इसका मतलब हमें दोनों पास ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब है दोनों एक साथ पास नहीं होने चाहिए, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि दोनों पास ना हो, बट एक साथ ना हो। अब इसको अप्रोच करने के क्या तरीके हैं भाई? दो तरीके, फिर दोबारा क्या क्या, या तो मैं कहूं कि ए पास हो गया, बी पास नहीं हुआ, प्लस करूंगा ए पास नहीं हुआ, बी पास हो गया, है ना? या और भी कुछ आएगा इसमें बताओ, या कुछ और भी आएगा इसमें? बस इतना ही आएगा या कुछ और भी ऐड करेंगे? जल्दी से बताओ, कुछ और भी ऐड करेंगे इसमें? जिसमें ए और बी दोनों पास ना हो। वेरी गुड भाई, दोनों फेल हो गए, ये भी तो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है ना कि बस दोनों पास नहीं हुए एक साथ। तो जो दोनों पास नहीं होंगे उसके अलावा जो भी बन सकता है, ए पास हो गया, बी फेल हो गया, ए फेल हो गया, बी पास हो गया, और दोनों के दोनों ही फेल हो गए, वो भी आउटकम आएगा इसमें। अब ये तीन या तो मैं ऐड करूं, या फिर मैं क्या करूं, ज्यादा इजी है, दोनों को ही क्या करा दिया, पास करा दिया, और वन में से क्या कर दिया, माइनस। तो बताओ ज्यादा इजी कौन सा है? ज्यादा इजी कौन सा कैलकुलेशन वाइज भाई? सेकंड वाला, राइट? यस सर। सेकंड वाला। अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं, देखो आंसर सेम आएंगे, देख लो। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो तुम्हें पता होगा इंडिपेंडेंट इवेंट को ऐसे लिखा जाता है, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसी इसमें ए नॉट इंटू में पी बी आएगा, और लास्ट में पी ए नॉट और इंटू में पी बी नॉट, और सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो कितनी कितनी है। ए की कितनी थी भाई? ए की थी 0.4, और बी नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.3, क्योंकि 0.7 थी। फिर यहाँ पे आएगा 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7, और ये आएगा 0.6 इंटू में 0.3। इसको सॉल्व करा हमने, कितना आएगा? 0.12, 0.42 और 0.18, ऐड करके कितना आ गया? पॉइंट का 72। ठीक है, अब हमने दूसरे तरीके से करा 1 माइनस पी ए इंटू में पी बी। मैंने इंटरसेक्शन को ऐसे क्यों लिख दिया, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया इवेंट्स को? क्योंकि मुझे पता है कि अगर भाई आपकी दोनों की दोनों जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है दोनों की इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस पी ए कितना था? 0.4, बी की कितनी? 0.7, तो 1 माइनस 0.28 कितना आता है? 0.72 ही आएगा ना। तो हमारा कैलकुलेशन और एफर्ट क्या हो गया भाई? कम हो गया, ठीक है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके ओके, यस सर। हाँ अब आ गया। यस तो सर। दूसरे तरीके से भी क्या आ गया भाई हमारा? 0.72 ही आ गया। क्लियर है? यस सर। सर एक बोलो बार भाई, किसी को डाउट? सर रिपीट कर दो ना, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी तो। हाँ बेटा, मैंने क्या करा, पहले वाला केस तो ये था कि भाई मैंने तीनों केसेस ऐड कर दिए जो जो हो सकता था। फिर मैंने सोचा इतने केसेस अगर बन रहे हैं तो इसका उल्टा कर दिया, वन में से क्या कर दिया भाई? माइनस कर दिया, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब हम कह रहे हैं कि दोनों दोनों पास हो जाए, वो वाला प्रोबेबिलिटी क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जब हमने सॉल्व करा पी ए इंटरसेक्शन बी को मैंने क्या लिखा है? पी ए इंटू पी बी लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को। सॉल्व करा वैल्यूज पुट करके, तो वो भी 0.72 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ मनोज क्लियर है तुम्हें? हाँ मनोज क्लियर है बेटा? ओके, किसी को डाउट नहीं? पूछ लो, नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन करूँ मैं? नो सर। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से कराया क्वेश्चन कि आपको समझ में आ जाए कि भाई दो तरीके हैं, और अगर आपको लगता है कि एक वाला जो तरीका है पहले वाला उसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी सिखाया था, इसमें भी बताया है कि जब भी आपको लगे बहुत सारे केसेस बनते हैं तो अवॉइड करो उसे, 1 माइनस वाला करो जिसमें कम केसेस हो। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले हाँ नेक्स्ट पहले एक थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं बेस थ्योरम। जो मैं बोल रहा था, बेस थ्योरम है क्या? बेसिकली जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये बेस थ्योरम। ये क्या कहता है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा मैं, फॉर्मूला करोगे कंफ्यूज होगे कि क्या कर रहे हैं। फॉर्मूले की जगह पहले क्वेश्चन समझो हो क्या रहा है।
क्वेश्चन है एक मैंने कहा कि एक लेट्स से कि कोई भी मैंने एक पर्सन सेलेक्ट करा रैंडमली, तो वो बस चलाता हो इसके चांसेस हैं, मतलब बस ड्राइवर हो इसके चांसेस हैं 1/2। फिर मैंने कहा कार चलाता हो, इसके चांसेस हैं लेट्स से 1/3। और लास्ट, या तो वो ट्रक बस चलाता है या कार चलाता है या लेट्स से स्कूटर चलाता है। तीन ही ऑप्शन है। तो जो मैं पर्सन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से वो इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस हुआ है, तो वो पर्सन या तो बाइक वाला है, बस वाला है, B4 बस वाला है, या फिर कार वाला है, या फिर स्कूटर वाला है। अब मैंने कहा बस वाले कोई पर्सन में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बस चलाने के चांसेस हैं 1/2। कार चलाने के चांसेस है, मतलब कार वाला बंदा है जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो 1/3 है। तो स्कूटर वाले के कितने होंगे चांसेस? 1 में से माइनस कर दोगे, है ना? 1/2 और 1/3 कितना आएगा? 1/6 आएगा, राइट? अब ये मैंने 1 में से माइनस क्यों करा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। 1 में से माइनस इसलिए किया क्योंकि भाई अगर एक पर्सन या तो सिर्फ बस चलाता है, कार चलाता है, या फिर स्कूटर, इन्हीं तीन में से कुछ ना कुछ चलाएगा, तो अगर पहले दो की दी हुई है तो थर्ड वाले की तो 1 में से माइनस ही करनी पड़ेगी टोटल में से, तो ये निकल गई। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी ऐसे दी नहीं होती, हम 1 में से माइनस करके निकाल देते हैं, निकल गई। अब आता है जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर वो बस वाला है, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। देखा गया, इंश्योरेंस कंपनी ने नोटिस करा कि जो बस वाले ड्राइवर हैं उनके एक्सीडेंट एक ईयर में होने के चांसेस हैं कितने, लेट्स से 30%। और अगर कोई पर्सन कार चलाता है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं लेट्स से 20%। और जो स्कूटर वाला है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस लेट्स से 40%। ये इंश्योरेंस कंपनी ने देखा हुआ है फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड कि भाई अगर देखो, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने सीधा ए क्यों नहीं लिखा, पी ए, एक्सीडेंट ए मैंने माना एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने पी ए क्यों नहीं लिखा, ए के नीचे बी क्यों लिखा? पी ए अपॉन बी का मतलब है जब बस वाला ड्राइवर हो तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस, जब कार वाला ड्राइवर हो तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस 20%, और जब स्कूटर चलाता उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस 40%। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया, क्वेश्चन क्या कहेगा, वो कहेगा इफ it is known that accident has occurred, वो कह रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है, कि जो जितने भी इंश्योरेंस पर्सन थे उनमें से एक्सीडेंट हो चुका है, ये पता है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कौन से वाला क्या चला रहा था वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वाज ड्राइविंग कार। मैं कह रहा हूं कि वो कार चला रहा था, इस चीज की क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज हो चुकी है वो तो नीचे लिखी जाती है, मतलब आप एक्सीडेंट अगर हो चुका है तो एक्सीडेंट नीचे आएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ऊपर आता है। ये बात समझ में आई सभी को? भाई ये दो लाइनें पढ़कर ये बात समझ में आई सभी को कि अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो वो नीचे लिख दिया, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की वो कार चला रहा था, तो मैंने ए नीचे लिख दिया और सी ऊपर लिख दिया। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये वाला लिख कर आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था C इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय PA, यही था ना? यस याद सर। होगा भाई, ऊपर इंटरसेक्शन कर देते थे, नीचे जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी होती थी उसका प्रोबेबिलिटी लिख देते थे PA। अब PC इंटरसेक्शन A का मतलब क्या है? आप कहोगे कि अच्छा पहले कार चलाएगा या एक्सीडेंट होगा पहले, क्योंकि अब मैं लिखूंगा कैसे उस पर डिपेंड करेगा ना, पहले क्या होगा। तो C इंटरसेक्शन A का मतलब है कार भी चला रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या कैसे लिखा जाएगा इसको? पहले कार चलाएगा वो या एक्सीडेंट हो जाएगा? पहले तो कार चलाएगा ना, कार चलाएगा। कार चलाएगा और फिर उसका एक्सीडेंट होगा, तो मैं PA नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? PA/C। क्यों? यस क्योंकि अगर मैंने PA लिख दिया तो वो तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि कार चलाने वाले का एक्सीडेंट की अलग प्रोबेबिलिटी है, जो स्कूटर चलाता है उसकी अलग है, और जो बस चला रहा है उसकी अलग है। तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा PA/C। ठीक है, नीचे बता दो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है PA, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट हो जाए, इसने ये तो बताया नहीं कि किस तरह से हो। अब एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो तो बहुत तरह से हो सकता है भाई, कार वाले का भी हो सकता है, बस वाले का भी हो सकता है, स्कूटर वाले का भी। तो फिर क्या आएगा नीचे, पता क्या आएगा? नीचे वो सारी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। क्या क्या आएगा नीचे? कार चलाया, एक्सीडेंट हो गया,
बस चलाया एक्सीडेंट हो गया, ये वाला भी आएगा, और स्कूटर वाला चलाया और एक्सीडेंट हो गया, सारे आएंगे केसेस। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक्सीडेंट तो तीनों केसेस में हो सकता है ना, कार से भी हो Yes. सकता है, बस से भी और स्कूटर से भी। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर इसकी जगह ऐसे लिख दूं, ये जो आपने लिखा है इसकी जगह जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी जगह आप ऐसे लिख दो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो गया डिनोमिनेटर में। Increase हो गया है। एक सेकंड, आ रहा है? No sir. अरे भाई मेरी स्क्रीन तो दिख रहा है, बाकी सभी को दिख रहा है भाई? Yes sir. चल Yes, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, न्यूमरेटर में तो ठीक है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है अगर किसी ने ये लिखा और एक बच्चे ने ये लिखा तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आप सोचोगे सर पीए का मतलब एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी में स्कूटर वाला, कार वाला और बाइक बस वाला तीनों के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट अगर होगा तो पहले बेटा वो स्कूटर चलाएगा फिर एक्सीडेंट होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्कूटर से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी लिख दी, वो रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि पी ए अपॉन एस का तो मतलब है जब वो स्कूटर चला रहा था तब एक्सीडेंट हुआ, तो उससे पहले तो वो स्कूटर भी चलाएगा ना। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि स्कूटर से एक्सीडेंट हो तो पहले स्कूटर चलाने की प्रोबेबिलिटी इनटू में फिर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो नीचे लिखोगे तो वो ये लिखोगे जो मैंने लिखा है, सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, एस इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे? इनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जैसे ऊपर लिखी वैसे लिखोगे। कैसे? ऊपर तो वही लिखोगे जो लिखा हुआ है। नीचे क्या क्या आएगा? नीचे ऐसे आएगा, कार चलाया उससे भी एक्सीडेंट हो सकता था, मल्टीप्लाई कर दिया। स्कूटर चलाया उससे भी क्या हो सकता था? एक्सीडेंट हो सकता था। बस चलाई उससे भी एक्सीडेंट हो सकता था। तो यानी कि सारे केसेस जो थे वो सारे ऐड अप हो गए। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो नीचे पक्का आता है, ये तो गारंटी है। लेकिन नीचे क्या आता है? नीचे और जो केसेस आ सकते थे भाई, स्कूटर वाले से भी हो सकती थी और बस वाले से भी, तो फिर वो वाले केस भी आ जाते हैं बस इसमें। क्लियर है? Yes sir. अब इन सब की प्रोबेबिलिटी ऊपर दी हुई है, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो 1/2, 1/3 और 1/6। कार की प्रोबेबिलिटी कितनी थी चलाने की? 1/3। एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या थे कार से? 20%। अब देखना कैलकुलेशन भी कैसे करेंगे इजी करने के लिए। नीचे ये तो आएगा ही पक्का। फिर स्कूटर वाले की कितनी थी? स्कूटर वाले के चांसेस थे 1/6 और एक्सीडेंट के थे 40%। 1/6 40%। और बस वाले के थे भाई 1/2 और 30%। ये आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे भाई? 20, 100, 5 से मत काटो। एक काम करना, एलसीएम जब लोगे तो उसमें 100 तो कॉमन ही आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो पहले ही उड़ा दो। ठीक है, तो क्या बचा? 20/3 बचा, 20/3 बचा, 40/6 बचा, 30/2 बचा। इसको भी इजी करने के लिए भाई या तो एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर बना दो 6, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से। इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको 3 से कर दो। तो क्या होगा उससे? ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6 कट जाएगा। क्या बचेगा? 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 40 प्लस 90। ये आ गया आंसर। 10 भी काट सकते हैं, 0 0, 4/17। ये आंसर है। क्लियर? आया भी समझ में? से कैलकुलेशन नहीं आई समझ। बेटा मैंने कैलकुलेशन में क्या करा, मैंने डिनोमिनेटर जो थे वो सबके सेम कर दिए। कैसे? ऊपर डिनोमिनेटर था 20/3, 3 था डिनोमिनेटर, नीचे 3 था किसी का 2 था, किसी का 6, तो मैंने सबका 6 बना दिया। तो 3 जहां पर था वहां पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पर 6 था वहां पे कुछ नहीं करा, और जहां पे 2 था वहां पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा जब कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा मैसी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो इजी करने के लिए तरीका बेटर है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर सेम रखकर कैंसिल आउट करते जाओ। ठीक है, आया भी समझ में? अब जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा यही फंडा यूज करूंगा। बेस थ्योरम यही है। बेस थ्योरम कहता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो ऊपर लिख दो, और जो नीचे जो केसेस अलग से हो सकते थे उसके अलावा, जैसे मैं मतलब इसको अगर मैं मेंटली सोचूं, क्या है क्वेश्चन था कि एक्सीडेंट हो चुका है पर्सन का, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कार चला रहा था। तो मैंने क्या करा, कार चलाने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ए एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया पी ए। तो आपको बस ये समझना है कि जो नीचे पी ए लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आप कर क्या रहे।
बाकी फिर तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन वगैरह तो पी ए जो लिखा है उसका मैंने मीनिंग समझा, उसका मतलब है कि एक्सीडेंट हो जाए। अब एक्सीडेंट हो जाए, उसने ये नहीं बोला कि कार वाला हो जाए, स्कूटर वाले का हो जाए या बस वाले का। तो एक्सीडेंट का मतलब है सारा केसेस आएंगे इसमें, कार वाला चलाए और एक्सीडेंट हो जाए, बस वाला चलाए उसका एक्सीडेंट हो जाए, और स्कूटर वाला चलाए उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो वो सारे केसेस आएंगे। तो सारे केसेस कैसे लिखे? कार चलाया उसने, प्रोबेबिलिटी ये लिखी। कार वाला मतलब निकले पर्सन, उसकी एक्सीडेंट होने के चांसेस। स्कूटर वाला पर्सन निकले, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस। बस वाला निकले और उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस। तो ऊपर तो सिर्फ कार वाले का आ गया, नीचे क्या हो गया? कार, बस, स्कूटर, जितने भी सारे ज्यादा जो जो हो सकते थे वो सारे केस लिख दिए। तो यही बेस थ्योरम है। मतलब है तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी वर्जन हो गया कि नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसमें बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर अभी सभी को? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन आया, बताना। क्वेश्चन आया कि किसी पर्टिकुलर डे पर रेन होती है, इसके चांसेस हैं 1/3, और क्लियर डे है, मतलब रेनी डे या फिर क्लियर डे। स्काई बिल्कुल क्लियर है, तो इसके चांसेस क्या होंगे भाई? या तो रेन होगी या फिर रेन नहीं होगी। क्लियर डे मतलब रेन नहीं होगी। इसके चांसेस क्या होंगे? 1 में से माइनस कर दो भी, बताएगा तो ही ना, ये तो अपने आप ही समझना है भाई। या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी, दो ही केसेस हैं। तो जब दो ही केसेस हैं तो 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि पेपर में क्या होता है वो ये बताएगा भी नहीं कि भाई रेन नहीं होने के चांसेस कितने, वो तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कैसे निकालना है। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? कंस्ट्रक्शन जॉब, वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए रेनी डे पर, जब रेन हो रही है, इसके चांसेस कम है, और कितने? 20%। और अगर क्लियर डे है, डे कैसा है? मैंने सी डी मान लिया क्लियर डे के लिए, आर मान लिया रेनी डे के लिए, सी मान लिया कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाता है। सी किसको माना मैंने? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए किसी पर्टिकुलर डे पर, इसके लिए मैंने सी मान लिया सिंपल। तो सी डी मतलब क्लियर डे है, लेकिन तब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाता है, इसके चांसेस मान लिए भाई 70%। अच्छा, ये मत सोचना कि रेनी डे पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, इसके चांसेस अगर 20% है, तो क्लियर डे पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए इसके चांसेस 80% होंगे। रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भाई इन दोनों का सम थोड़ी ना 1 है कि भाई रेनी डे पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो और नॉन रेनी डे पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, इन दोनों के चांसेस 100% है। ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। क्लियर है बात? ठीक है भाई। यस सर। यस अब सर। आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि वो कहेगा कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, ये पता है, निकालना ये है कि वो रेनी डे था। प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि वो रेनी डे था। तो मतलब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज रेनी डे when it is given that construction is completed। भाई उसने ये तो बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमें बस ये निकालना है कि उस दिन रेनी डे था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, गिवन है। तो जो हो चुका है मैंने बताया था वो नीचे लिखा जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसे? कैसे लिखूंगा बताओ? फॉर्मूला जल्दी से बताओ। ऊपर जो समझा था तो समझ में आया तो बताओ क्या लिखेंगे इसे। तो पहले क्या होगा? पहले भाई रेनी डे होगा, और फिर आप कहोगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। डिवाइड में क्या आएगा? मैंने कहा था डिवाइड में सारे केसेस आते हैं जब जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो भाई रेनी डे वाला तो आएगा ही पक्का। एक और आएगा, क्या आएगा भाई? क्लियर डे था और उस दिन भी क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, है ना? आया समझ में? भाई यहां पर कंस्ट्रक्शन वाला ही आएगा कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बस कंडीशन डिपेंड करेगी कि रेनी डे पर कंप्लीट हुई या रेनी डे पर या फिर क्लियर डे पर, मतलब जब नॉन रेनी डे था। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज ऊपर से जो मैंने लिखी हुई है वही पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो मैंने कहा था कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि निकालना क्या। बताओ भाई सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये तो थोड़े से हमने इजी वाले करे। नेक्स्ट क्लास में हम ये पहले बेस थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आई होप सभी को बेटा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है। ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर हो गया क्लियर। क्लियर है? ठीक है भाई। मतलब हमने क्या करा? हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ये निकालो कि रेनी डे है, तो ऐसे लिख लिया P R/C। ये मतलब समझ में आना चाहिए। फिर R/C को हम कैसे सॉल्व करेंगे?
रेनी डे था, इनटू में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया जब रेनी डे था, न्यूमरेटर में तो ये आएगा, डिनोमिनेटर में ये तो पक्का आएगा, ये वाला जो न्यूमरेटर में लिखा होता है ये तो पक्का आता है नीचे, प्लस में क्या आएगा, कुछ और केसेस भी आएंगे जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता था, तो रेनी डे पर या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा या जब क्लियर डे है, नॉन रेनी डे, और कोई केस बनेगा नहीं इसमें। तो हमने क्लियर डे वाले की प्रोबेबिलिटी और इनटू में जब क्लियर डे था तब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि भाई अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तब बताओ कि रेनी डे था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे यही कंटिन्यू करेंगे बेटा, एंड ये ध्यान से लाइक पढ़ के समझ के आना। मैंने आज बताया कि रिप्लेसमेंट वाले में विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में फर्क कैसे करना है, कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, कब इंडिपेंडेंट इवेंट लगानी है। ठीक है, और अब ये बेस थ्योरम वाला प्रॉब्लम जिसमें लगता कंडीशन प्रोबेबिलिटी है बट थोड़ा सा लेंदी वर्जन हो जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. थैंक यू, गुड इवनिंग बेटा, Sir. गुड इवनिंग ऑल बेटा। बेटा लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आपने कौन सी क्लास चली थी आपके भी? Sir, maths. नहीं, अभी आपकी क्लास कौन सी चल रही थी? Sir, maths. Math. मैथ की क्लास चली तो पोस्ट किसे बना दिया सर ने? निधि भारद्वाज एक स्टूडेंट है, कोई कौन है भाई? The student है.
निधि बेटा मुझे होस्ट बनाओ, ये क्या था मतलब? नहीं सर, अवंती फेलोज भी थे ना, तो वो चले गए, उन्होंने बनाया शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो निधि बेटा मुझे होस्ट बना दो आप। निधि आवाज आ रही है आपको? निधि बेटा आपको आवाज आ रही है तो मुझे होस्ट बनाइए। सर मैसेज टाइप करके सेंड कर दो उसे। हाँ मैं कॉल कर लेता हूँ तब तक। निधि बेटा आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा मैंने राधिका मैम को बोल दिया, अभी बस हो जाता है, ठीक है? अभी करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा हो अविनाश, क्या कह रहा हो? राधिका मैम को क्या बोला? कुछ नहीं बोला। राधिका मैम को क्या बोलना था बताओ। सर आपने माइक ऑन करके बोला कि मैंने बोल दिया है राधिका मैम को। मैंने राधिका से बोला कि मैंने मैम को बोल दिया। दीदी बेटा आवाज आ रही हो तो मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। क्लास स्टार्ट कर दें फिर, काफी लेट सर हो रहा है। असली टाइम से छोड़ दिया था ना, तब ये सोच रहे शायद कि जल्दी ना लग जाए क्लास। अच्छा अच्छा हो सकता है, पॉइंट है। सर शायद क्लास ज्वाइन करके कहीं गए होने बाजार बाजार। तो सर ने इसे क्यों बना दिया? बाय मिस्टेक होंगे सर। अच्छा अच्छा, सर, सर कैसे हो? बढ़िया। तुम बताओ भाई क्या चल रहा है? सर टेम्परेचर कैसे चल सर रहा है वहां पे? टेम्परेचर राधिका बहुत ही ज्यादा गर्म, बट पता नहीं चलता क्योंकि दिन भर तो यहीं रहते हैं ऑफिस में। गुड सर इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर आपने बताया नहीं कब आ रहे हो हिमाचल?
आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे। आज मैम की है क्या? नहीं बेटा, मेरी आज क्लास है। कौन सी क्लास है ये? जेई न्यू वाले ही तो हो तुम यार। सर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। नहीं बेटा, पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं करोगे, बताओ। यस सर सर। कर दो। सर सर पहले तब तक पानी मंगवा लो आप खुद को। अरे वाह, थैंक यू। पानी पी लिया वैसे मैंने। वैसे सर मंगवा क्या लो सर, बीच में ना 1 घंटा फिर बहुत ज्यादा थैंक यू है। राधिका, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा सोचने के लिए। रुको, हम एक बार बेटा पूछ लें और देखते हैं क्या चल रहा है। बहुत देर हो गई क्योंकि 7:15 हो गया, क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है। हम्म। सर फॉग चल रहा है। बहुत पुराना हो गया बेटा ये। सर अब नया बनाएंगे सर। सर कुछ नया चलवा दो इनसे। सर अभी जेई की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। पॉइंट है, यही गर्मी चल रही है सर, बहुत राइट गर्मी है। राइट। निबियो वाले काम कर दिए स्टार्ट सर बीच क्लास में। हाँ सर कुछ नहीं सर, बाय मिस्टेक निकल गया मुंह से। तुम यार मुंह सोच समझ के चलाया कर, कुछ भी बोल देते हो। यस सर, सॉरी सर। चलो कोई नहीं। निधि लग रहा फोन जो है क्लास ऑन करके निकल रही गई। यस सर, ऐसे सर ही सॉरी होगी शायद। सो भी सकती है, ये भी पॉइंट है। नहीं नहीं सर, सोने वाला काम नहीं है आज सर। की क्लास में नींद आ ही नहीं सकती। अच्छा क्यों, इतनी ज्यादा हमें नहीं आ इंटरेस्टिंग सकती, बाकियों को तो आ सकती है। नहीं है? सर, आप खुद इमेजिन करो, मैथ्स की क्लास में नींद पॉइंट आई है। है। चलो अच्छा भाई, क्लास स्टार्ट करें क्या? यस सर यस बिल्कुल। सर। Yes, sir. तो होस्ट तो बने नहीं आप। बन जाएंगे बस। अच्छा आगे। जस्ट वेट एंड वॉच। हद है यार। हम्म